नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं और ये वक्त है 9 की 9 खबर का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात यूएन में पीएम मोदी के संबोधन की। विश्व मंच से पीएम मोदी ने बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान की बखिया उगेड़ दी, साथ ही पूरी दुनिया को भारत की ताकत भी समझाई। पूरी रिपोर्ट देखिए और फिर खबर को समझेंगे। पीएम इमरान का तोड़ा गुमान। जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। विश्व मंच पर पाकिस्तान बेनकाब। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। बिना नाम लिए चीन पर निशाना। हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। यूएन में पाक की मिट्टी पली। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करे। न चीन का नाम लिया, न ही पाकिस्तान का जिक्र किया, लेकिन जुबानी तीर ऐसे चलाए कि यूएन के महावीर बन गए। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पीएम मोदी ने दहाड़ लगाई तो वहां मौजूद सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने कई बार तालियां बजाई। भारत के प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के बहाने पाकिस्तान के मंसूबों को जग जाहिर कर दिया। विश्व के सामने रिग्रेसिव थिंकिंग और एक्सट्रीमिज्म का खतरा बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी से पहले अपनी बारी के दौरान इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक मंच से भारत के खिलाफ एक बार फिर जहर उगला। भारत के खिलाफ झूठ की बौछार कर दी, भारत को बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश की। तो सुनिए भारत की बेटी ने कैसे अपने करारे जवाब से पाकिस्तान को जलील किया। Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding and actively supporting terrorists. This is a country which has been globally recognized as one openly supporting, training, financing and arming terrorists as a matter of state policy. वो कहते हैं ना कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जलवायु परिवर्तन, इस्लामोफोबिया और कोविड-19 सहित कई मुद्दों पर बात की थी, लेकिन आकर अटक गए कश्मीर मुद्दे पर। और सुनिए क्या कहा। Pakistan desires peace with India as with all its neighbors, but sustainable peace in South Asia is contingent upon resolution of the Jammu and Kashmir dispute. The onus remains on India to create a conducive environment for meaningful and result-oriented engagement with Pakistan. सुना आपने, अगर जुबान इतनी जहरीली होगी तो जवाब भी तो सटीक ही मिलेगा। दुनिया के सबसे बड़े मंच से भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान की हवा और हालत दोनों खराब कर दी और बता दिया कि अखंड कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। The entire union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are and will always be an integral and inalienable part of India. This includes the areas that are under the illegal occupation of Pakistan. We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. दुनिया के इस सबसे बड़े मंच पर दिए गए इमरान के भाषण को सुनकर पूरे भारत का खून खौल उठा और जवाब सुनकर पूरे पाकिस्तान का खून सूख गया। जिस कश्मीर की वो तमन्ना करता है वही उसके मुंह पर तमाचे की तरह पड़ा। भारत ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को अपने भीतर झांकने की नसीहत दी और पूरी दुनिया को जता दिया कि उस मुल्क का भरोसा न करे, जहां आतंक की वजह से क्रिकेट खेलने आई टीम खौफ में मैदान छोड़ जा रही है, जहां जबरन मंदिर तोड़े जा रहे हैं,
जहां गुरुद्वारों पर हमले हो रहे हैं, जहां से अल्पसंख्यकों पर हर दिन अत्याचार की खबरें आ रही हैं। नमस्कार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और ऐसे में अब इस खबर के मायने को समझना जरूरी है। यूएन के मंच पर पीएम मोदी ने 32 मिनट इसे संबोधित किया। 32 मिनट में पीएम मोदी ने पाक चीन को आईना दिखाया, बिना नाम लिए पाक और चीन को निशाने पर लिया, दुनिया को बताया कि आतंकवाद को टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। नाम लिए बिना चीन की विस्तारवादी नीति को भी पीएम ने निशाने पर लिया। चाणक्य का नाम लेकर भारत की कूटनीतिक ताकत भी बताई। साथ ही चाय बेचने वाले की चर्चा कर मजबूत लोकतंत्र का मतलब भी ने साफ साफ समझा दिया। रुक करेंगे दूसरी खबर का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 10 नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं। अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी शामिल होंगे, जिसके लिए नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। रविवार को गृह मंत्री अमित शाह 10 नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हिस्सा लेंगे, जिसके लिए मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस बैठक में नक्सलवाद को लेकर मौजूदा स्थिति की समीक्षा के साथ ही सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में नक्सल समस्या के साथ साथ नक्सली इलाकों में विकास के कार्य कैसे चल रहे हैं, इस पर भी चर्चा होने की पूरी संभावना है। और बिहार के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार के 10 जिले ऐसे हैं जो अभी भी नक्सल प्रभावित है। और इन इलाकों में क्या कुछ समस्या है और क्या कुछ बिहार सरकार चाहती है नक्सल समस्या से निपटने के लिए, नक्सल इलाकों में जो विकास के कार्य हैं उसमें लेकर क्या कुछ समस्या है, उन तमाम मुद्दों पर कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल चर्चा करेंगे। और देश के 10 राज्य के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। दरअसल पहले बिहार में 16 जिले नक्सल प्रभावित हुआ करते थे। अब नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या मात्र 10 है। जमुई, गया, लखीसराय, औरंगाबाद ज्यादा प्रभावित जिले हैं। सीएम नीतीश कुमार 10 जिलों के हालात की जानकारी देंगे। गृह मंत्री अमित शाह को सीएम नीतीश कुमार 10 जिलों के हालात की पूरी जानकारी देंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या बिहार राज्य के लिए भी है और भी राज्यों के लिए है। अब उसमें जो हथियारबंद नक्सल्स हैं उनके खिलाफ तो छापामारी करना, लेकिन हार्डकोर नक्सलवादी पकड़े नहीं जाते। वो इस राज्य से उस राज्य, उस राज्य से उस राज्य वो मूव करते हैं। तो आपस में कैसे इंटेलिजेंस का एक्सचेंज हो राज्यों के बीच, उनके डीजी पुलिस के बीच, तो वो ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन। नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। मकसद है नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश। अब आगे की रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो 10 राज्यों के सीएम इसमें शामिल होने वाले हैं और इस खबर के मायने समझना जरूरी है। दरअसल नक्सलियों का नेटवर्क पहले के मुकाबले बड़ा हो चुका है। एक राज्य में हिंसा के बाद नक्सली दूसरे राज्य में भाग जाते हैं। पड़ोसी देशों तक नक्सलियों का नेटवर्क फैल चुका है। लिहाजा नक्सल प्रभावित राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन बेहद जरूरी है। पुलिस और सुरक्षा बलों की ओर से चलाए जा रहे अभियान की वजह से बिहार में नक्सली गतिविधियों में कमी आई है। बिहार में अभी भी 10 जिलों में नक्सलियों का खौफ कायम है। लिहाजा सीएम नीतीश नई चुनौतियों को देखते हुए केंद्र सरकार से ये मांग कर सकते हैं कि बुनियादी ढांचे की मजबूती के साथ साथ आधुनिक हथियार पर भी चर्चा संभव है। दूसरी खबर का रुख करें तो जातीय जनगणना और सरना कोड को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाला है। इस प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी भी शामिल होगी। वहीं नक्सल राज्यों के सीएम के साथ अमित शाह की बैठक में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। जातीय जनगणना पर अब झारखंड में सियासत गर्म है। सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में प्रदेश के नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा। इस दौरान सरना धर्म कोड पर भी बात होगी। सरना धर्म कोड और
जो जातीय जनगणना का जो मसला है वो भी हम लोगों ने पारित किया है। तो उन दोनों मसलों पर जा कर के हम गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलने जा रहे हैं। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर सीएम के नेतृत्व में 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात की संभावना है। इस प्रतिनिधि मंडल में बीजेपी भी शामिल होगी। अमित शाह से मिलने वालों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, आरजेडी से मंत्री सत्यानंद भोक्ता, सीपीआई-एमएल से विनोद सिंह, सीपीआई से भुवनेश्वर महतो, सीपीएम से सुरेश मुंडा, मार्क्सिस्ट से अरूप चटर्जी और एनसीपी से कमलेश सिंह शामिल हैं। कि मुख्यमंत्री जी सर्वदलीय बैठक प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री से मिलने के लिए जा रहा है, चला गया है। भारतीय जनता पार्टी भी उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल होगी। केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना से इनकार कर दिया है, बावजूद इस पर सियासत जारी है। धनबाद से संजय गुप्ता, दिल्ली से अमितेश के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। नियुक्ति नियमावली में भोजपुरी और मगही की अनदेखी पर सत्ताधारी दलों में मतभेद सामने आ गया है। कांग्रेस ने नियमावली में भोजपुरी और मगही को शामिल करने की मांग की है। धनबाद में जिला कांग्रेस के स्वागत समारोह में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण देने की मांग की। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। सब भोजपुरी के मगही अंगिका के सपोर्टर बनी जाए, और जब तक हम मंत्री परिषद में बानी तो समाज के कहीं भी नुकसान ना हो चाहिए। हमारी सरकार है, हमको निर्णय लेना है। देरी जरूर होगी, लेकिन वो जो भोजपुरी और अंगिका और मगही की बात है वो होगी। तो भोजपुरी और मगही के समर्थन में कांग्रेस जो है वो अब अपने स्टैंड को क्लियर कर चुकी है। नियमावली में शामिल करने की मांग अब पुरजोर तरीके से होती हुई वक्त जरूर लग सकता है, राजेश ठाकुर का कहना है, लेकिन इसे लेकर पहल कांग्रेस की तरफ से लगातार जारी रहेगी। और अब बात पंचायत चुनाव के परिणाम की, तो आज पंचायत चुनाव के पहले चरण का परिणाम सामने आएगा। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती की शुरुआत हो चुकी है। आपको बताते चलें, हर चरण के पंचायत चुनाव के एक दिन बाद वोटों की गिनती होगी और ऐसे में रिजल्ट के लिए अंतिम चरण के मतदान तक लोगों को इंतजार नहीं करना होगा। अब पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में पंचायत चुनाव हो चुके हैं, जिसमें पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया है। पहले चरण में कुल 15,328 प्रत्याशियों में से 930 ऐसे प्रत्याशी थे जिनका चुनाव निर्विरोध हुआ। ऐसे में वोट के बाद नतीजे को लेकर तमाम जो बाकी प्रत्याशी हैं उनकी धड़कनें तेज हैं। नवादा के गोविंदपुर प्रखंड के प्रथम चरण के पंचायत चुनाव के मतों की गणना शुरू हो गई है और जिला प्रशासन ने मतगणना केंद्र के बाहर धारा 144 लगा दी है। तस्वीरें देखिए, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम इस वक्त हैं। आज गोविंदपुर प्रखंड के कुल 9 पंचायतों के 977 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। मतगणना केंद्र का जायजा लिया हमारे सहयोगी अनिल विशाल ने। के गोविंदपुर प्रखंड के प्रथम चरण का मतों की गणना आज शुरू हो गई है। इस वक्त कन्हैयालाल साहू कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया है। इस वक्त अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि प्रथम चरण में जो पंचायत निर्वाचन हुआ है उसका आज मतगणना का दिन है और मतगणना को देखते हुए हम लोग ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। जो राउंड वाइज है माइकिंग का प्रॉपर अरेंजमेंट किया गया है, उसके हम लोग पल पल की सूचना देंगे, रिजल्ट के बारे में बताएंगे और विधि व्यवस्था को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। सर, कितने टेबल लगाए गए हैं? टेबल का कंसेप्ट है कि जिस पंचायत का इलेक्शन, जिस ब्लॉक का इलेक्शन होता है, जितना मैक्सिमम वार्ड होता है तो यहाँ 16 वार्ड है मैक्सिमम। अगर टोटल 9 पंचायत है उसमें से जो किसी भी पंचायत का मैक्सिमम जो है 16 वार्ड है, उतना टेबल हम लोग लगाए। जो चुनाव मतदान के प्रक्रिया के बाद जो कर्मी मतों की गिनती में लगाए गए हैं, उनके
क्रमबद्ध यहाँ पे लगाया गया है और सिक्योरिटी चेक होने के बाद ही उन्हें यहाँ पे एंट्री दिया जा रहा है। इस वक्त देख सकते हैं कन्हाई कॉलेज में सारी व्यवस्था कर ली गई है, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और 8 बजे से ही मतों की गिननी शुरू होनी है। और आज गोविंदपुर के कुल 9 पंचायतों का आज होना है, जिसमें 923 लोगों के भाग्य का आज पिटारा खुलेगा, जिसमें से 77 मुखिया उम्मीदवार का आज फैसला होना है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। तो बिहार में चल रहे पंचायत चुनाव को लेकर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। प्रथम चरण के चुनाव के बाद आज 151 पंचायतों के लिए पंचायत सरकार का चुनाव परिणाम जो है वो घोषित हो जाएगा। गांव की सरकार में किसकी भागीदारी सुनिश्चित हो रही है, ये तस्वीर साफ हो जाएगी। सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो चुकी है और इसे लेकर मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। किस तरह के इंतजाम है मतगणना केंद्र पर और किस तरह से मतगणना कार्य इस वक्त चल रही है, अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। बिहार में 2021 के लिए चल रहे पंचायत चुनाव के लिहाज से आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज राज्य भर के 10 जिलों के 12 प्रखंडों में 151 पंचायतों में पंचायत सरकार का गठन हो जाएगा। आज सुबह से ही इन सभी पंचायतों के लिए मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मतगणना की जो व्यवस्था की गई है उसमें सुरक्षा को खासा तवज्जो दिया गया है और इस तरह की व्यवस्था की गई है ताकि मतगणना की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से चल सके। राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों की माने तो सभी संबंधित जो प्रखंड हैं और जिले में मतगणना का कार्य शुरू हो चुका है और इस दौरान जो ईवीएम और मतपेटियां हैं उनको कड़ी सुरक्षा के बीच खोला जा रहा है और एक एक कर अब सभी मतपेटियों में के जो उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला है उसकी गिनती शुरू हो जाएगी। आयोग ने मतगणना केंद्र पर उम्मीदवारों के मतगणना एजेंटों की जो तैनाती है उसकी प्रक्रिया पहले ही यानी एक दिन पहले ही पूरी कर ली है। राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पहले चरण के पंचायत चुनाव को लेकर 24 सितंबर को हुए मतदान के तहत कुल 65.50% मतदाताओं ने अपने पंचायत सरकार के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सभी जिलों से जो अंतिम रिपोर्ट मिली है उसके अनुसार रोहतास में 62.50, कैमूर में 72.75, औरंगाबाद में 66.99, गया में 67.91, नवादा में 67.14, जहानाबाद में 67.57, अरवल में 67.50%, जबकि बांका में 64.32 और जमुई में 64.01% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। यह इस बात को साबित करता है कि पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में मतदाताओं ने भारी उत्साह के साथ अपने पंचायत सरकार को चुनने के लिए मताधिकार का प्रयोग किया है और निश्चित तौर पर जैसे जैसे अभी 10 चरण होने हैं और जो व्यवस्था की गई है ईवीएम का पहली बार प्रयोग किया जा रहा है, तो ये जो उत्साह है ये निश्चित तौर पर और जो व्यवस्था है जो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से व्यवस्था की गई है जिलों में वह वाकई में काबिल तारीफ है, क्योंकि प्रथम चरण के चुनाव में छिटपुट अगर एक आध जगह की बात छोड़ दे तो कुल मिलाकर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है और उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरीके से सरकार ने व्यवस्था की है और राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तत्परता दिखा रहा है, आने वाले दिनों में सभी जो 10 चरण हैं उस दौरान मतदाता अपने मताधिकार का शांतिपूर्ण तरीके से प्रयोग करेंगे और पंचायत चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से ही संपन्न होगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। आईएएस की परीक्षा में टॉपर आए बिहार के शुभम की देश भर में चर्चा है। कटिहार के रहने वाले शुभम को लेकर पूरा बिहार गौरवान्वित है और ऐसे में दिल्ली में शुभम कुमार ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में अपनी पढ़ाई और अब तक के सफर पर चर्चा की। शुभम ने बताया कि देश का टॉपर बनने में उन्हें 3 साल का वक्त लगा और अपनी इस कामयाबी का पूरा श्रेय वे अपने माता पिता को देते हैं। शुभम कुमार से बातचीत की हमारे सहयोगी अमितेश कुमार ने। सिविल सर्विसेज एग्जाम 2020 बैच के टॉपर शुभम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। शुभम जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई इस अचीवमेंट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिहार का नाम आपने रोशन किया, पूरे देश का नाम भी रोशन किया। ख़ास तौर से देखा जाए तो किस तरह से आपने तैयारी की और क्या आपने कभी सोचा था कि इस मुकाम को हासिल करेंगे, सबसे टॉपर बनेंगे? ये मैंने कभी नहीं सोचा था। इस बार का एग्ज़ाम अच्छा गया था, मन मुताबिक गया था, तो मुझे लगा था कि टॉप 100 में आ सकता हूँ, बट पहला रैंक आएगा ये कोई भी नहीं सोच सकता है। एंड इसकी तैयारी मैं 2018 से स्टार्ट की थी। ग्रेजुएशन मैं IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट किया 2018 में, फिर वहाँ से मेरी तैयारी स्टार्ट हुई और ये 3 साल का सफ़र रहा और
लास्ट ईयर मुझे 290 रैंक आया था और मैं इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस में ट्रेनिंग एज ए ऑफिसर मैं ज्वाइन किया था और मेरी ट्रेनिंग पुणे में चल रही थी। तो पुणे में आप थे, लेकिन साथ साथ जॉब करते हुए तैयारी करना और उसके बाद टॉपर होना अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। और किस तरह से मुश्किल रहा कि जॉब करते हुए तैयारी करना? एक्चुअली इस बार जब मैंने अटेम्प्ट दिया तो मेंस का एग्जामिनेशन जॉब से पहले हो गया था और मैंने ट्रेनिंग जो है वो जनवरी 2021 में ज्वाइन की और इंटरव्यू का प्रिपरेशन जो है वो ट्रेनिंग के साथ हुई। और अगर इन जनरल ऐसे देखें तो पूरा जो यूपीएससी का जो जर्नी होता है उसमें आप काफ़ी अप्स एंड डाउन से गुजरते हैं एंड उस समय ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप कॉन्फिडेंट रहे, आपके चारों ओर आप पॉजिटिव लोग रहे जो आपको मोटिवेट कर पाएँ। सो वो मुझे मिला, वो मेरे परिवार से मिला और मुझे मेरे क्लोज फ्रेंड से मिले। सो उस वजह से मैं तैयारी को अच्छे से कर पाया। मैंने एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र एज अ ऑप्शनल मैंने चूज़ किया था। एक सवाल है कि लगातार ये कहा जाता है कि हर सफलता के पीछे माता पिता का हाथ होता है, अपने परिवार के बाकी लोगों का, मित्रों का हाथ रहता है। इसमें माता पिता के योगदान को आप कैसे देखते हैं जो आपने पूरी यात्रा अब तक तय की है, पूरा सफ़र तय किया है? एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा मेरे पूरे परिवार का। इसमें पापा, मम्मी, चाचा, चाची, दीदी सारे लोग हैं। चूँकि प्रिपरेशन आपसे बहुत चीज़ डिमांड करता है, आपको डर भी लगेगा, आप लो भी फील करोगे। तो उस समय मेरे पापा मुझे काफ़ी मोटिवेट करते थे और हर दिन मेरी बात होती थी और घर की कोई भी समस्या मेरे तक पहुंचने नहीं दिया जाता था। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स, उनसे मैं जुड़ा हुआ था। इंटरव्यू के दौरान मैंने कुछ सीनियर ऑफिसर से मैंने बात किया और ये एक तरह से एक कॉन्फिडेंस बूस्ट किया मुझे इंटरव्यू के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे शुभम कुमार, जिनका कहना है कि आने वाले दिनों में बेहतर करने की कोशिश करेंगे और बिहार कैडर मिले तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा ये खुशी महसूस करेंगे। कैमरामैन योगेंद्र के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।